हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इंजीनियर बीइंग। गाइस, इस वीडियो में हम कवर करेंगे मॉड्यूल थर्ड ऑफ सेंसर्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। फर्स्ट एंड सेकंड मॉड्यूल वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। अगर आपका कोई भी डाउट है तो गाइस लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल क्लियर ऑल ऑफ देम। सो बढ़ते हैं विद द टॉपिक्स ऑफ मॉड्यूल थर्ड। सो द टॉपिक इज वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन। सो वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन क्या होता है, तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हमने वेबसाइट्स पे देखा होगा, जैसे मान लो कि मैं कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना चाहती हूँ, सपोज गिटार। तो मैं जरूरी तो नहीं है कि मैं परचेज करूंगी गिटार, ऐसा भी कर सकती हूँ मैं कि वर्चुअली मैं किसी वेबसाइट पे जाऊं या कोई ऐप मैं डाउनलोड कर सकती हूँ जिसमें प्रॉपर मेरे को एक गिटार डिस्प्ले हो जाएगा विद ऑल ऑफ इट्स स्ट्रिंग्स, ठीक है। और वहां पे मैं कुछ भी सब कुछ कंट्रोल कर सकती हूँ, सारे वहां पे कंट्रोल बटन्स भी होंगे। तो ये क्या है, ये भी एक एग्जाम्पल है वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन का, यानी कि हार्डवेयर की बजाय मैंने वो चीज सॉफ्टवेयर में बना के दे दी। तो यही होता है आपका वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन, यानी कि एक तरीके का सॉफ्टवेयर है जिसपे आप हार्डवेयर को डिजाइन कर सकते हो, टेस्टिंग कर सकते हो हार्डवेयर की, ठीक है। अलग अलग क्या क्या फंक्शनैलिटीज हैं वो आप कनेक्ट करके देख सकते हो सॉफ्टवेयर पर ही, ठीक है। आप अलग अलग तरीके से कनेक्ट करके देखो कि किस तरीके से सबसे अच्छे से वर्क कर पा रहा है सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो यही होता है आपका वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन। वहां पे आप टेस्टिंग कर सकते हो, इनपुट भी आप अपने कंप्यूटर पैनल पर दे सकते हो और आउटपुट जनरेट कर सकते हो। तो यही होता है वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन। यहाँ पे आर्किटेक्चर ऑफ वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन आता है, डायग्राम से समझते हैं इसे। तो यहाँ पे सबसे पहला आता है आपके पास सेंसर मॉड्यूल, ये पूरा होता है आपके पास प्रोसेसिंग मॉड्यूल, और ये होता है आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। क्या होता है यूजर इंटरफेस, जिसको हम कह सकते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, एक टाइप है यूजर इंटरफेस का, जीयूआई, जिसके थ्रू यूजर इंटरेक्ट कर सकता है विद द मशीन, ठीक है। जैसे कि अगर हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम से कैसे इंटरेक्ट करेंगे, हम अपने कंप्यूटर से भी कैसे इंटरेक्ट करते हैं मशीन से, हमारे पास कुछ आइकन्स होते हैं, डिस्प्ले होती है हमारे पास, तो वही क्या होता है हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसके थ्रू एक डिस्प्ले होता है जिसके थ्रू यूजर इंटरेक्ट कर सकता है मशीन से, ठीक है, यहाँ सॉफ्टवेयर से। तो सबसे पहला ये जो आपका सेंसर मॉड्यूल, तो सेंसर मॉड्यूल के तीन पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट आता है आपका सेंसर, सेकेंड पार्ट आता है आपका सेंसर कंडीशनर, थर्ड पार्ट आता है आपके पास एडी कन्वर्टर। एडी कन्वर्टर का मतलब होता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, फाइन। तो सेंसर का क्या काम होता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को सेंस करना, फिजिकल क्वांटिटी टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है। सेंसर कंडीशनिंग का काम होता है कि जो भी सिग्नल सेंसर ने सेंस किए, हो सकता है वहां पर नॉइज हो तो उस नॉइज को हटाने का काम करेगा सिग्नल कंडीशनर, या वो सिग्नल वीक हो तो उन सिग्नल्स को एम्पलीफाई करने का काम करेगा सेंसर कंडीशनर। तो ये यूज होता है सेंसर कंडीशनर का। एडी कन्वर्टर का क्या यूज होता है कि जो भी सिग्नल्स आए एनालॉग की फॉर्म में, एनालॉग सिग्नल्स जो भी आए उनको डिजिटल में कन्वर्ट करना, कि एनालॉग सिग्नल्स इस टाइप के होते हैं आपके, और डिजिटल सिग्नल्स में हम 0 और 1 की फॉर्म में इस तरीके से वैल्यूज जनरेट करते हैं, ठीक है, बाइनरी की फॉर्म में। तो होता क्या है कि डिजिटल डेटा जो है आपका वो सिक्योर ज्यादा होता है, ठीक है, यूज करना उसको ज्यादा आसान होता है। तो हम यूजुअली प्रेफर करते हैं कि हम डिजिटल डेटा पर ही प्रोसेसिंग करें। सो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर भी यहाँ पे यूज होता है। सो ये तीन पार्ट्स होते हैं सेंसर मॉड्यूल के। अब सेंसर मॉड्यूल से जो सिग्नल प्रोसेसिंग मॉड्यूल तक जाएंगे वो थ्रू सेंसर इंटरफेस जाते हैं। अब सेंसर इंटरफेस जो है वो आपका वायर्ड भी हो सकता है या फिर वायरलेस भी हो सकता है। तो ये हुआ आपका सेंसर इंटरफेस। फिर आता है आपका प्रोसेसिंग मॉड्यूल। जैसे हमारे कंप्यूटर में सीपीयू होता है जो सारे प्रोसेसेस को कंट्रोल करता है, सारे कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है। इसी तरीके से यहाँ पे भी प्रोसेसिंग मॉड्यूल है जो सारे के सारे प्रोसेसेस, सिग्नल्स, इन सबको कंट्रोल करके रखता है और सारे कैलकुलेशंस यहीं पे ही परफॉर्म होते हैं। ये डेटाबेस इंटरफेस और इंफॉर्मेशन सिस्टम इंटरफेस से कनेक्टेड रहता है। डेटाबेस में सारा का सारा आपका डेटा स्टोर होता है, जो भी इनपुट, सपोज आपने इनपुट दिए बहुत सारे और फिर आउटपुट आप जनरेट करते जा रहे हो, तो ये इनपुट आउटपुट का सारा डेटा आपके डेटाबेस में रखा गया है। कोई भी इंसर्शन ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना हो, डिलीशन ऑपरेशन, अपडेशन, वो सब आप डेटाबेस में कर सकते हो। फिर आता है आपका यूजर इंटरफेस, जिसके थ्रू यूजर इंटरेक्ट करता है, यानी कि जीयूआई हो सकता है आपका। तो ये है कुछ आपका आर्किटेक्चर वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन का। तो ये सब हमने थ्रू डायग्राम समझ ली। अब आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। गाइज, अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे जरूर बताना कमेंट करके, और अगर आपको कंटेंट पसंद आता है सो गाइज लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जिनको भी इसकी नीड हो, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब इफ यू वांट नोटिफिकेशन ऑफ नेक्स्ट वीडियो एज अर्ली एज पॉसिबल। तो यहाँ पे सेंसर मॉड्यूल के बारे में लिखा है कि ये फिजिकल सिग्नल्स को डिटेक्ट करेगा और उनको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में
कन्वर्ट करेगा, ठीक है, उस सिग्नल को कंडीशन करेगा। अब देखो यहाँ पर डिटेक्शन का काम जो है, फिजिकल सिग्नल्स को डिटेक्ट करने का काम ये कौन करेगा? सेंसर। कंडीशंस द सिग्नल ये कौन करेगा? सेंसर कंडीशनर। एंड में उनको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम कौन करेगा? एडी कन्वर्टर। सो इस तरीके से सेंसर मॉड्यूल के 3 पार्ट्स थे। सेंसर इंटरफेस क्या हो सकता है? इट कैन बी वायर्ड और कैन बी वायरलेस कनेक्शन। ओके, प्रोसेसिंग मॉड्यूल में क्या हो रहा है? सारी प्रोसेसिंग हो रही है, आपको मिक्स करना हो डेटा, कोई 2 सिग्नल्स मिक्सिंग करनी हो, कंपैरिजन करना हो, मैनिपुलेशन करना हो, डेटाबेस से कनेक्टेड रहता है तो वहां पे सब कुछ कंट्रोल करेगा ये मॉड्यूल। डीबीएमएस में आप इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन, सिलेक्शन ये सारे काम परफॉर्म कर सकते हो। So here we have some advantages of VI. First is flexibility. Flexibility है यानी कि यूजर चेंजेस परफॉर्म कर सकता है इन वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन। वर्चुअली अगर आपने कोई भी सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है, सो अकॉर्डिंग टू द नीड्स आप चेंज कर सकते हो। हमारी डेली डेली नीड्स चेंज होती हैं, रिक्वायरमेंट्स चेंज होती हैं, हम कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, हम चाहते हैं ये फीचर भी ऐड हो जाए, तो वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी है आपके पास वर्चुअली उस सॉफ्टवेयर में चेंजेस करने की। सिंप्लीफिकेशन है, सिंपल टू यूज है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, ऑब्वियसली यहाँ पे कॉस्ट आपको ज्यादा नहीं लगेगी। स्केलेबिलिटी है यानी कि स्केल अप करना, स्केल डाउन करना, कोई न्यू फीचर ऐड करना, फीचर को हटाना, ये यहाँ पे एक एडवांटेज होता है। यूजर फ्रेंडली है थ्रू ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, सिंपली यू कैन इंटरेक्ट और आप यूज कर सकते हो सॉफ्टवेयर। पोर्टेबिलिटी है, यूज करना आसान है। डेटा एनालिसिस, डेटा को आप एनालाइज कर सकते हो, डेटा में आप ट्रेंड्स देख सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो आपने कोई इंस्ट्रूमेंट डिजाइन किया, उसमें आप इनपुट दे रहे हो और आउटपुट जनरेट कर रहे हो, सो यहाँ पे आप ट्रेंड देख सकते हो डेटा में, ठीक है, डेटा को एनालाइज भी कर सकते हो। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं वीआई के। सो गाइस दैट इज ऑल अबाउट वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन, यूनिट 3 का। और आगे जब हम वो पढ़ेंगे अबाउट ग्राफिकल प्रोग्रामिंग, तो वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है। सो गाइस ये दोनों टॉपिक्स बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Here is the comparison of ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट एंड वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट। एक चीज और जो अभी हमने वीआई का पूरा टॉपिक पढ़ा है, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में काफी बार वीआई के बारे में डायरेक्टली पूछा जाता है कि एक्सप्लेन करो आप आर्किटेक्चर विद इट्स एडवांटेजेस। ओके, सो वीआई इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। कंपैरिजन भी आपसे एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट और वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट वेंडर डिफाइंड होते हैं, फंक्शन स्पेसिफिक, स्टैंड अलोन विद लिमिटेड कनेक्टिविटी। अच्छा, मान लो कि सपोज एमीटर है, ठीक है, एमीटर एक डिवाइस मेरे पास यहाँ पे रखा है, सो ये सिर्फ करंट ही तो मेजर करेगा, कोई और ये काम नहीं कर सकता। मेरे पास ये हार्डवेयर है मीटर, और ये सिर्फ ये करंट मेजरमेंट का ही काम करेगा, कोई और फंक्शनैलिटी है ही नहीं इसमें। तो यहाँ पे फंक्शन स्पेसिफिक चीज हो जाती है। अगर हम ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो उसमें सिर्फ एक वो स्पेसिफिक फंक्शन ही परफॉर्म कर सकता है, बहुत सारे फंक्शंस नहीं परफॉर्म कर सकता, ना ही आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे वो यूजर डिफाइंड होता है, यूजर जो चाहे वो कर सकता है, ठीक है, नई नई चीजों को ऐड कर सकता है, नए फंक्शनैलिटीज को। एप्लीकेशन ओरिएंटेड होता है वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट की अगर हम बात करें। यहाँ पे हार्डवेयर इज द की, हार्डवेयर पर फोकस किया जाता है, एक्सपेंसिव होता है ये, और फिक्स फंक्शनैलिटीज होती है। यहाँ पे सॉफ्टवेयर पे काम किया जाता है वर्चुअली ऑन द कंप्यूटर। यहाँ पे कॉस्ट कम होती है, हम उसको रीयूज कर सकते हैं, ठीक है, वो वेस्ट नहीं जाएगा, हम उसको रीयूज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। ओपन फ्लेक्सिबल फंक्शनैलिटी लेवरेजिंग ऑफ फेमिलियर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। सो ओपन फ्लेक्सिबल फंक्शनैलिटी का क्या मतलब है कि हम न्यू फंक्शनैलिटीज ऐड कर सकते हैं, उसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक है, तभी यहाँ पे लिखा है कि रीयूजेबल है। अगर हम ट्रेडिशनल की बात करें, सो स्लो टर्न ऑन टेक्नोलॉजी और मिनिमम इकोनॉमिक स्केल। यहाँ पे आप ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं बना पाओगे, लेकिन यहाँ पर फास्ट टर्न ऑन टेक्नोलॉजी और मैक्सिमम इकोनॉमिक स्केल। डेवलपमेंट हाई, हाई डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। यहाँ पे कॉस्ट भी आपकी ज्यादा लग रही है और आपका प्रॉफिट भी उतना नहीं है। यहाँ पे कॉस्ट आपकी कम ही यूज होगी और आप सॉफ्टवेयर भी अच्छा बना पाओगे, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर मिनिमाइजेस डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। तो वही चीज अगर आप कोई चीज वर्चुअली कर रहे हो तो वहां पे ऑब्वियसली आपकी कॉस्ट कम ही लगेगी, लेकिन अगर आप कोई चीज हार्डवेयर पे कर रहे हो तो वहां पे आपको कॉस्ट ज्यादा ही यूज होगी, सिंपल सी बात है। सो दिस इज द कंपैरिजन ऑफ ट्रेडिशनल एंड वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट्स।
नेक्स्ट टॉपिक इज ग्राफिकल प्रोग्रामिंग. दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक गाइस, क्योंकि डायरेक्टली इसमें से हम अभी आगे आगे पढ़ेंगे कि ग्राफिकल प्रोग्रामिंग में हम एरेज यूज करते हैं, क्लस्टर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, क्लस्टर्स यूज करते हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस पूछ लेते हैं कभी कभी. अभी हम आगे लूप्स भी देखेंगे इसमें, वाइल एंड फॉर लूप, तो वो भी पूछ लेते हैं एग्जाम में. सो डायरेक्टली ये ऐसा नहीं है कि आपसे डायरेक्टली ग्राफिकल प्रोग्रामिंग ही पूछेंगे, उसके सब पार्ट्स जो है एरेज, क्लस्टर्स, लूप्स, स्ट्रक्चर्स, वो सब भी पूछ लिए जाते हैं. सो गाइस इट इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड इट इज नॉट वेरी टफ टॉपिक. आप एक बार समझ लो, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट. ओके, सो ग्राफिकल प्रोग्रामिंग क्या होती है? ये इसको हम लैब व्यू भी कहते हैं. क्या कहते हैं? लैब व्यू. लैब व्यू पूछा जाए आपसे एग्जाम में, या ग्राफिकल प्रोग्रामिंग पूछा जाए, या ग्राफिकल प्रोग्रामिंग टेक्निक्स पूछी जाए, सो यू हैव टू एक्सप्लेन द सेम थिंग. ओके, लैब व्यू की फुल फॉर्म क्या होती है? लेबोरेटरी वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग workbench. So this is the full form of your lab view. This is lab and VIEW, laboratory virtual instrument engineering वर्कबेंच. सो यहाँ पे आप ग्राफिकली काम कर सकते हो. जैसे हमारी नॉर्मल लैंग्वेजेस होती है, जैसे सी लैंग्वेज है या C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, तो इनमें आप क्या करते हो? आप कुछ लाइंस ऑफ कोड्स लिखते हो, ठीक है, टेक्स्ट लिखते हो, ठीक है. लेकिन यहाँ पे ग्राफिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको कोई टेक्स्ट नहीं लिखना, कोई लाइंस ऑफ कोड नहीं लिखनी. आपको सिंपल आइकन्स दिए होंगे, आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, उनको कनेक्ट करना है और अपना काम करना है. सिंपल. दिस इज व्हाट ग्राफिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज. लैब व्यू को हम वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट्स भी कहते हैं, ठीक है. लैब व्यू को हम वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं, ग्राफिकल प्रोग्रामिंग भी कहते हैं. यहाँ पर 3 पार्ट्स होते हैं हमारे लैब व्यू के. कौन कौन से? फ्रंट पैनल, ब्लॉक डायग्राम, आइकन एंड कनेक्टर. दोनों में से कुछ भी नेम हम कह सकते हैं. सो फ्रंट पैनल, थोड़ा नेम से आइडिया लग रहा होगा कि काइंड ऑफ विंडो के बारे में हम कुछ बात करेंगे, फ्रंट विंडो के बारे में हम बात करेंगे. जैसे कि हम यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हैं कि जैसे ही आप अपना लैब व्यू को ओपन करोगे तो एक आपके पास फ्रंट पैनल ओपन होगा, फ्रंट पैनल विंडो ओपन होगी, जिसके थ्रू यूजर इंटरेक्ट कर सकता है विद दैट सॉफ्टवेयर. ओके, सो दिस इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसके थ्रू आप इंटरेक्ट कर सकते हो. यहाँ पे अगर आप कहीं पे भी इस विंडो पे कहीं पे भी अगर आप राइट क्लिक करते हो तो आपके पास आ जाएंगे कंट्रोल्स, ठीक है. यहाँ पे 2 वर्ड्स यूज होते हैं, कंट्रोल्स एंड इंडिकेटर्स. ओके, कंट्रोल्स का मतलब होता है इनपुट और इंडिकेटर्स का मतलब होता है आउटपुट, ठीक है. तो जैसे मान लो यहाँ पे बहुत सारे कंट्रोल्स एंड इंडिकेटर्स दिए हुए हैं, न्यूमेरिक दिया है, बुलियन, स्ट्रिंग, एरेज, लिस्ट, टेबल, ग्राफ. सो मान लो कि मैंने यहाँ पर बुलियन टाइप का कंट्रोल इंडिकेटर लिया, तो कंट्रोल मतलब मैं इनपुट कैसे देना चाहती हूँ, और इंडिकेटर मतलब मेरे को आउटपुट किस टाइप का चाहिए, कि मैं चाहती हूँ कि लाइट ब्लिंक हो या कुछ भी, तो वो चीज मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकती हूँ. तो यहाँ पे अगर आप फ्रंट पैनल पर कहीं पे भी राइट क्लिक करोगे तो आपके पास कंट्रोल्स एंड इंडिकेटर्स डिस्प्ले हो जाएंगे. ओके, अभी नेक्स्ट विंडो में देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में, कि अगर सपोज मैंने बुलियन यहाँ पे सेलेक्ट किया तो क्या होगा, किस टाइप के मेरे पास कंट्रोल्स आएंगे और किस टाइप के मेरे पास इंडिकेटर्स आएंगे. तो उससे हमें और समझ आएगा कि यहाँ पे इनपुट आउटपुट का क्या मीनिंग है. फाइन. हाँ, तो मैंने आपसे कहा कि सपोज हमने बुलियन कंट्रोल्स एंड इंडिकेटर्स सेलेक्ट किया, तो यह था हमारा कंट्रोल विंडो एंड मैंने ये सेलेक्ट किया. तो यहाँ पे देखो मेरे पास क्या आया है, मेरे पास पुश बटन आ गया, राउंड एलईडीज आ गई. तो ये मेरे पास क्या है? इंडिकेटर्स. और वर्टिकल टॉगल स्विच को मैंने क्या ले लिया? एज एन इनपुट, एज माय कंट्रोल. क्योंकि बुलियन में क्या हो सकता है, या तो आंसर आपका ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है, या आप उसको यस और नो के फॉर्म में कंसीडर कर सकते हो. तो अगर सपोज राउंड एलईडी टर्न हो जाती है लाइट, यानी कि यस है आंसर, अगर टर्न ऑफ है लाइट तो आंसर नो है. और इसके लिए हमने वर्टिकल टॉगल स्विच को एज अ कंट्रोल ले लिया, एज एन इनपुट ले लिया और इसको एज एन आउटपुट सेलेक्ट कर लिया. तो यहां से आप कंट्रोल्स एंड इंडिकेटर्स को भी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है. नेक्स्ट यहाँ पे आप देखो, सेकेंड पार्ट था हमारा ब्लॉक डायग्राम. फर्स्ट हमने देखा कंट्रोल, हमने फ्रंट पैनल देखा, है हमारा ब्लॉक डायग्राम.
यहाँ पर फ्रंट पैनल पर ये देखो ए है, यहाँ पे ए प्लस बी है, यहाँ पे बी है और ए माइनस बी है। बैकएंड में एज अ ब्लॉक डायग्राम अगर हम इसका देखें तो वो कुछ इस टाइप से डिस्प्ले होगा जैसा कि यहाँ पे विंडो में गिवन है। फाइन, अब थ्योरेटिकली देखते हैं थोड़ा सा। आई होप आपको आइडिया लगा होगा कि क्या है ये। सो LabVIEW is a graphical programming language that uses icons instead of lines of text to create the application. So यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, आइकन्स का यूज कर रहे हैं और ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं सिंपली टू मेक द सॉफ्टवेयर। सो इनको हम वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट्स भी कहते हैं, मैंने भी बताया आपको। कंट्रोल्स हमारे इनपुट होते हैं, इंडिकेटर्स हमारे आउटपुट होते हैं, 3 इसमें पार्ट्स होते हैं, फ्रंट पैनल, ब्लॉक डायग्राम और आइकन कनेक्टर। फ्रंट पैनल क्या है, जिसके थ्रू यूजर इंटरेक्ट करेगा। ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, प्रोग्राम के कोड को ये कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, जो भी आपने लैब व्यू में ब्लॉक डायग्राम्स को यूज किया हुआ है, वहां पर बैकएंड में क्या सोर्स कोड है, वो सब कुछ ये होल्ड करके रखता है। ठीक है, आइकन्स करेक्टर क्या है, ये भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है आपके वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट्स की, कि आप और भी ग्राफिकल फॉर्म में चीजों को डिस्प्ले कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस। वही है आपके आइकन एंड कनेक्टर्स। एडवांटेजेस क्या आते हैं लैब व्यू के, कि एक तो आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मिल रहा है, यानी कि अगर कोई नॉन टेक्निकल पर्सन भी है तो वो भी देख के समझ जाएगा कि अच्छा यहाँ पे इस तरीके से काम हो रहा है, क्योंकि वहां पे हम आइकन्स का यूज कर रहे हैं, डायग्राम्स का यूज कर रहे हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्ट इन फंक्शन है, यानी कि आपको फंक्शन यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं इन द फॉर्म ऑफ कोड और इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट। सिंपली यू हैव टू ड्रैग एंड ड्रॉप और आपका काम हो जाएगा। मॉड्यूलर डिजाइनिंग, हायरार्कल डिजाइनिंग, तो आप यहाँ पे मॉड्यूल्स की फॉर्म में डिजाइन कर सकते हो, हायरार्कल डिजाइनिंग भी कर सकते हो। मल्टीपल हाई लेवल डेवलपमेंट टूल्स, प्रोफेशनल डेवलपमेंट टूल्स। सो यहाँ पे डेवलपमेंट टूल्स काफी अच्छे हैं, प्रोफेशनल है एकदम। सो ये एडवांटेजेस आती हैं आपकी लैब व्यू की, और वी कैन से ग्राफिकल प्रोग्रामिंग की। सो गाइस, इट इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेक अ नोट ऑफ इट। अब हम ये देखेंगे कि ग्राफिकल प्रोग्रामिंग में हम क्या क्या चीजें यूज करते हैं लैब व्यू में। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं लूप्स के बारे में। तो 2 लूप्स के बारे में हम पढ़ेंगे, एक तो आपका व्हाइल लूप, और नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे फॉर लूप क्या होता है। तो मैं आपको थोड़ा सा लूप्स का आइडिया देती हूँ कि लूप्स क्या होते हैं। जैसे मान लो कि आपको 1 से 10 तक नंबर्स को प्रिंट करना है। ठीक है, एंड आई एम एज्यूमिंग कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स, उनको थोड़ा बहुत आइडिया होगा सी लैंग्वेज का। तो वहां पर हम जब हम प्रिंटफ फंक्शन यूज करते हैं, हम प्रिंटफ फंक्शन यूज करते हैं प्रिंटिंग के लिए। ओके, दिस फंक्शन इज यूज टू प्रिंट सम टेक्स्ट, और जो भी आपको वेरिएबल प्रिंट कराना है तो ये फंक्शन हम सी लैंग्वेज में यूज करते हैं। अब मान लो अगर आपको 1 से 10 तक नंबर्स प्रिंट करने हैं, तो आपको ये स्टेटमेंट कितने टाइम्स लिखनी पड़ेगी, 10 टाइम्स लिखनी पड़ेगी। ठीक है, चलो लिख लेंगे, कोई बात नहीं। मैंने कहा आपको कि 1 से 100 तक नंबर्स को प्रिंट कराओ, तो आप क्या 100 टाइम्स लिखोगे यही स्टेटमेंट? नहीं ना, वो बहुत ज्यादा इनकन्वीनियंट हो जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे पास कोई और तरीका होना चाहिए कि हमें ये स्टेटमेंट बार बार ना लिखना पड़े। तो वहीं पे हम यूज करते हैं लूप्स का, कि जब हम चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है, ये आपका कोड है, इसमें कुछ लाइंस लिखी है, ये बार बार रिपीट हो, या सपोज एक ही स्टेटमेंट या 2 या 3, कितने भी स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, वो बार बार रिपीट करें, हमें बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े, तो वहां पर हम लूप्स का यूज करते हैं। तो व्हाइल लूप का किस तरीके से यूज करते हैं अगर हम सी लैंग्वेज में देखें। सो व्हाइल लूप कुछ इस टाइप से होता है। व्हाइल, यहाँ पे आपकी एक कंडीशन आती है, यहाँ पे कुछ आपके कोड्स आएंगे, लाइन ऑफ कोड, और ये रिपीट करता जाएगा जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा है व्हाइल, यहाँ पे कंडीशन और यहाँ पे आपका कोड जो एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन ट्रू है तभी एग्जीक्यूट होगा, ट्रू नहीं है तो एग्जिट हो जाएगा। देखो, इफ कंडीशन इज फॉल्स, तो यहाँ पे एग्जिट हो गया, और अगर कंडीशन आपकी ट्रू है तो जो आपका कोड का ब्लॉक है वो वापस से इस तरीके से एग्जीक्यूट होता रहेगा। सो दैट इज अबाउट व्हाइल लूप। सिमिलरली हम फॉर लूप के बारे में भी पढ़ सकते हैं इन लैब व्यू। फॉर लूप कुछ इस टाइप से होता है आपका, यहाँ पे आपको इनिशियलाइजेशन करना होता है। यहाँ पे सपोज आपने कोई कंडीशन दे दी, और यहाँ पे आपको कुछ भी आप लिख सकते हो, आई प्लस प्लस, मल्टीप्लीकेशन, जो भी आप देना चाहो, जिस भी तरीके से आप मॉडिफाई करना चाहो। सपोज मैंने आई वेरिएबल लिया है यहाँ पे, इंटीजर टाइप का, ये आप सी लैंग्वेज में लिखते हो इस टाइप का सिंटेक्स, और यहाँ पे जो भी आपका लाइन ऑफ कोड होगा।
तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन है। उसके बाद आपकी टेस्ट कंडीशन क्या है कि ये जो वैल्यू है वो n की सपोज 10 वैल्यू है, तो 0 इज लेस देन 10 है, तो यहाँ पे ये कंडीशन पहले चेक होती है। अब देखो इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन है, ये वाला इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन, फिर आपकी टेस्ट कंडीशन यानी कि ये वाली कंडीशन आपकी टेस्ट कंडीशन होती है। अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू आ जाती है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तभी ये कोड एग्जीक्यूट होगा। देखो यहाँ पे ट्रू कंडीशन है तो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद आपका होगा यहाँ पे इंक्रीमेंट। सो इनिशियली आई की वैल्यू 0 थी, अब आई की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। अब फिर से ये कंडीशन चेक होगी, क्या 1 लेस देन 10 है, हाँ है, तो फिर से ट्रू हो गई कंडीशन। तो फिर से यहाँ पे जो लाइंस ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट करेंगे, फिर वापस से फिर इंक्रीमेंट होगा, तो आई की वैल्यू 1 थी, फिर अब 2 हो जाएगी। फिर चेक होगा कि क्या 2 लेस देन 10 है, हाँ है 10, तो फिर से एग्जीक्यूट करेगा। तो इस तरीके से एग्जीक्यूट करता जाएगा जब तक ये कंडीशन आपकी फॉल्स ना हो जाए। फाइन। सो इस तरीके से फॉर लूप वर्क करता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है व्हाइल या फॉर लूप के बारे में, सो गाइस एग्जांपल जरूर देके आना जो मैंने अभी आपको कोड लिख के बताया है। सो गाइस डू राइट दैट इन एग्जाम आल्सो, ओके। फिर आता है आपका एरेज क्या होते हैं लैब व्यू में। सो अगर हम एरेज की बात करें, सो मान लो कि मेरे को 1 से 10 तक नंबर्स को स्टोर करना है, ऐसे 1 2 3 4, ठीक है, अप टू 10 मुझे ये नंबर्स को स्टोर करना है। तो अगर हमारे पास एरेज नहीं होते तो हम क्या करते हैं, हम 10 वेरिएबल्स बना लेते हैं। सपोज मैंने ABCD के नाम से J तक 10 वेरिएबल्स बना ली और A को 1 दे दी वैल्यू, B को 2 दे दी, C को 3 दे दी। तो ऐसे तो बहुत सारे मैंने वेरिएबल्स बना दिए, ये तो बहुत ही इनकन्वीनियंट है। मैंने कहा मुझे 100 नंबर्स को स्टोर करना है, तो क्या मैं 100 वेरिएबल्स बनाऊंगी, नहीं, बहुत ज्यादा इनकन्वीनियंट हो जाएगा मेरे लिए। तो इसीलिए बनाए गए एरेज। तो एरेज क्या करते हैं कि आपके सेम टाइप के डेटा को, ठीक है, सेम आपका डेटा टाइप होना चाहिए। सेम डेटा टाइप का क्या मतलब है, या तो सारे वैल्यूज इंटीजर हो, या सारे वैल्यूज कैरेक्टर हो, या सारे वैल्यूज फ्लोट हो, एक ही टाइप का आपका डेटा होना चाहिए, उनको स्टोर करके रखता है। अगर हम सी लैंग्वेज की बात करें तो हम इस तरीके से इनिशियलाइज करते हैं एरे को। अगर मुझे इंट टाइप का एरे इनिशियलाइज करना है तो हम ऐसे इनिशियलाइज कर सकते हैं, और यहाँ पे हम जो भी नंबर्स देना चाहते हैं वो हम दे सकते हैं। फाइन। कैरेक्टर एरे अगर आपको बनाना है तो आप यहाँ पे कैर लिखो, और यहाँ पे आप जो भी कैरेक्टर्स देना चाहते हो सिंगल कोट्स में आप दे सकते हो। अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यूज नहीं देना चाहते तो आप लूप्स का यूज कर सकते हो, और फिर वैल्यूज को या इसमें एरेज में स्टोर कर सकते हो। तो ये होता है एरेज के बारे में। अब अगर आपको एरेज को क्रिएट करना हो लैब व्यू में तो हम वो क्रिएट कैसे करते हैं, तो मैंने अभी आपको प्रीवियस स्लाइड में ग्राफिकल प्रोग्रामिंग में क्या दिखाया था, एक फ्रंट पैनल दिखाया था, और ये बताया था कि अगर आप वहां पे कहीं पे भी उस विंडो पे राइट क्लिक करते हो तो आपके पास ये कंट्रोल्स वाली विंडो आ जाएगी। और हमने अभी देखा था कि कंट्रोल्स वाली विंडो में एरेज, क्लस्टर्स, न्यूमेरिक टाइप, बूलियन टाइप, वो सब सारे टाइप ऑफ कंट्रोल्स एंड इंडिकेटर्स वहां पे प्रेजेंट थे। तो यहाँ पे एरेज अगर हमने सेलेक्ट किया, सपोज ये एरेज है, तो हम यहाँ पे इस तरीके से एरे को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है यू कैन क्रिएट एन एरे इन द लैब व्यू बाय राइट क्लिकिंग ऑन द ब्लॉक डायग्राम एंड सेलेक्ट एरे फ्रॉम द एड मेन्यू। और फिर आप डेटा टाइप सेलेक्ट कर लो, ठीक है, यहाँ से आप एरे सेलेक्ट कर लो, एरे का डेटा टाइप बता दोगे किस टाइप का डेटा रखेगा एरे, इंट टाइप का, कैर टाइप का, या फ्लोट टाइप का। अगर आपको वैल्यूज डलवानी है एरे में तो आप लूप का यूज कर लो, जैसे मैं यहाँ पे लिख के बताती हूँ आपको, फॉर i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन n। सपोज आपको 10 नंबर्स डलवाने हैं, द वैल्यू ऑफ n इज 10, ठीक है, तो यहाँ पे आप स्कैन कर सकते हो। स्कैनफ इज द फंक्शन जो यूज होता है इन सी लैंग्वेज। सो एड्रेस ऑफ ai, इस तरीके से आप लूप्स लिख सकते हो, और एज एन एग्जाम्पल आप एग्जाम में भी लिख सकते हो गाइस, दिस इज यूज्ड इन सी लैंग्वेज। आई एम एज्यूमिंग कि आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया है स्कैनफ, लूप्स का, या प्रिंटफ फंक्शंस का। और गाइस अगर आपका कोई भी डाउट आता है सो गाइस लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल क्लियर ऑल ऑफ देम। अगर आपको एक्सेस करना हो तो वो भी आप एक्सेस कर सकते हो। एक चीज और, जो हमारा एरे होता है, सपोज ये हमारा एरे है, ठीक है, 1 2 3 4, तो हम इसको इंडेक्सिंग से एक्सेस करते हैं। ये वाली इंडेक्सिंग 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ पे 3। सो गाइज अगर मुझे 1 प्रिंट करवाना है, यहाँ पे मुझे फर्स्ट वैल्यू एक्सेस करनी है एरे की, तो मैं लिखूंगी A0, ठीक है। अगर मुझे सेकेंड वैल्यू एक्सेस करनी है ये वाली, तो मैं लिखूंगी A1।
तो यहाँ पे जो इंडेक्सिंग है वो 0 से स्टार्ट होती है और आप इस तरीके से एक्सेस कर सकते हो एरे को मैनिपुलेट कर सकते हो, एरे में चेंजेस कर सकते हो, सॉर्टिंग, फिल्टरिंग, सर्चिंग। तो बाइनरी सर्च हो गया, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सॉर्टिंग जैसे बबल सॉर्ट हो गया, इंसर्शन सॉर्ट हो गया, ये आप यूज कर सकते हो। डिस्प्ले करना हो एरे को डिस्प्ले करना हो इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, जो भी आप यूज करना चाहते हो, कोई भी वेव फॉर्म, कोई भी ग्राफ, वो आप खुद सेलेक्ट कर सकते हो कि किस तरीके से आप आउटपुट देखना चाहते हो। नेक्स्ट आता है आपका क्लस्टर्स इन लैब व्यू। तो हमने अभी देखा एरेज में कि सेम टाइप का डेटा स्टोर करता है। वो डेटा टाइप आपका इंट भी हो सकता है, कैर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है। लेकिन मैं चाहती हूँ डेटा कुछ इस टाइप से स्टोर करना कि यहाँ पे एक कैरेक्टर भी आ जाए, यहाँ पे एक नंबर भी आ जाए, और सपोज यहाँ पे कोई स्ट्रिंग भी आ जाए। तो मैं चाह रही हूँ कि अलग अलग टाइप का डेटा स्टोर हो जाए मेरे पास, कैरेक्टर भी, इंट भी, फ्लोट भी, हर टाइप का डेटा मेरे पास यहाँ पे स्टोर हो जाए एरे में। तो वहां पे मैं यूज करूंगी क्लस्टर्स का। एरे जो होता है वो तो सिर्फ एक ही टाइप का डेटा स्टोर करता है, लेकिन अगर मुझे डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स के डेटा को भी स्टोर करना है तो वहां पे हम यूज करते हैं क्लस्टर्स का। फाइन। अगर आपको क्लस्टर्स क्रिएट करना, तो जैसे हमने एरे क्रिएट कर किया था वैसे हम क्लस्टर्स भी क्रिएट कर सकते हैं। कंट्रोल्स पे जाओ आप, वहां पे क्लस्टर क्लिक करो, क्लस्टर आपका क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। वैल्यूज अगर आपको असाइन करनी हो तो आप इस तरीके से वैल्यू को असाइन कर सकते हो। ये आपका वेरिएबल नेम है, एलिमेंट का नेम, और ये आपका क्लस्टर का नेम है। इसमें वैल्यू असाइन करने के लिए आप डॉट का यूज करते हो, डॉट ऑपरेटर यहाँ पे यूज हो रहा है, और आप वैल्यू को असाइन कर सकते हो इजीली। सो क्रिएट कर सकते हो, असाइन कर सकते हो वैल्यूज को। इसमें हम 4 फंक्शंस का यूज करते हैं, देखते हैं कौन कौन से हैं वो फंक्शंस। हाँ, तो क्लस्टर में हम 4 फंक्शंस यूज करते हैं, बंडल, अनबंडल, बंडल बाय नेम एंड अनबंडल बाय नेम फंक्शन। तो बंडल एंड बंडल बाय नेम, अगर हम इन दोनों फंक्शंस का यूज कर रहे हैं तो देखो यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं, न्यू कमांड, न्यू फंक्शंस एंड वार्निंग। इन तीनों को अगर मुझे इकट्ठा करना है, ठीक है, एक बंडल में क्रिएट करना है, तो मैं बंडल या बंडल बाय नेम इन दोनों का यूज कर सकती हूँ। ठीक है। असेंबल अगर मुझे करना है यहाँ पे तो मैं बंडल फंक्शन का यूज करती हूँ। अब अगर मुझे सेपरेट करना हो, जैसे कि यहाँ पे ये दोनों मेरे क्लस्टर्स है, इनको सेपरेट करना है, इनके अंदर जो जो एलिमेंट्स है उनको सेपरेट करना है, तो वहां पे मैं किसका यूज करूंगी, अनबंडल का, या फिर अनबंडल बाय नेम फंक्शन। ये दोनों फंक्शंस का यहाँ पे यूज होता है। तो यहाँ पे असेंबल करने के लिए, यहाँ पे सेपरेट करने के लिए। फाइन। डिस्प्ले करना हो तो आप सेलेक्ट कर लो कि कैसे आपको डिस्प्ले कराना है, किस टाइप का इंडिकेटर आपको चाहिए, न्यूमेरिक इंडिकेटर, स्ट्रिंग इंडिकेटर, जो भी आप चाहते हो। कोई भी विजुअलाइजेशन टूल चाहिए आपको, ग्राफ चाहिए, चार्ट चाहिए, तो उससे आप डिस्प्ले कर सकते हो। तो ये होता है क्लस्टर्स। तो क्लस्टर एक अच्छा डेटा स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू आप डिफरेंट टाइप के डेटास को एक ही यूनिट में स्टोर कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका ग्राफ चार्ट्स इन लैब व्यू। सो ग्राफ के थ्रू हम वर्चुअली काफी इजीली देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारा डेटा है, उसमें क्या ट्रेंड्स हैं। तो ग्राफ के थ्रू विजुअलाइज करना काफी इजी हो जाता है। तो ग्राफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं आपके, वेव ग्राफ, वेव फॉर्म ग्राफ चार्ट्स, एक्स वाई ग्राफ। जैसे यहाँ पे देखो वेव फॉर्म, वेव की फॉर्म में, यहाँ पे एक्स वाई, एक्स और वाई एक्सिस यूज किया हुआ है उसके फॉर्म में। इंटेंसिटी ग्राफ कुछ आपका इस तरीके से दिखेगा। डिजिटल वेव फॉर्म में ग्राफ में आपके इस तरीके से आउटपुट जनरेट होगा। ठीक है। 0 एंड 1 की फॉर्म में। मिक्स्ड सिग्नल्स हैं तो वो मिक्स सिग्नल ग्राफ ये हो गया। 2D 3D ग्राफ, जैसे यहाँ पे देखो आप 3D ग्राफ। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ग्राफ चार्ट्स हैं, आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको किस टाइप का चाहिए। स्टेप्स वही कि हम क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे कंट्रोल्स पे जाओ, यहाँ पे ग्राफ्स आपको गिवन होगा, ग्राफ पे क्लिक कर लो, यहाँ पे देखो, और सेलेक्ट कर लो किस टाइप का आपको ग्राफ चाहिए। ठीक है। उसको कॉन्फ़िगर करना हो, अपडेट करना हो, मैनिपुलेट, सेव, एक्सपोर्ट, ये सारे काम आप कर सकते हो इसमें जाके। फाइन। सो बेसिक अगर हम स्टेप्स देखें सारे ही लैब व्यू के एलिमेंट्स में, कि हमने लूप्स देखा, ग्राफ्स देखे, एरे क्लस्टर्स देखे, तो सब में अगर हम स्टेप्स देखें तो वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो अगर आपको एक समझ में आ गया तो बाकी आप लिख सकते हो आराम से। स्ट्रक्चर्स अगर हम देखें तो 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं, केस, सीक्वेंस एंड फॉर्मूला नोट्स। अब केस स्ट्रक्चर क्या होता है? केस स्ट्रक्चर इफ एल्स की तरह होता है। जिन लोगों ने सी लैंग्वेज पढ़ी है तो उसमें इफ एल्स स्टेटमेंट आपने पढ़ा होगा।
मैं थोड़ा सा बताती हूँ कि इसमें क्या होता है। इफ के अंदर हमने कोई भी कंडीशन दे दी, जैसे कि मान लो कि मेरे पास कोई एज वेरिएबल है, ठीक है, और मैंने कहा कि अगर एज आपकी 18 से बड़ी है तो आप वोटिंग कर सकते हो, और एल्स में मैंने लिख दिया नॉट अलाउड टू वोट। तो मैंने यहाँ पे एक कंडीशन दे दी, ठीक है, इफ के अंदर मैंने एक कंडीशन दे दी कि अगर आपकी एज 18 से बड़ी है तो आप वोट कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। तो इफ एल्स इस तरीके से काम करता है कि अगर इफ वाली कंडीशन ट्रू है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स है तो एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। फाइन। तो इसी तरीके से केस स्ट्रक्चर भी काम करता है। Case structures are widely used in scenarios where the program or the users have to take decision. Decision can be categorized in two options. It can be true or false. At any point of execution, only one condition will be executed. तो यहाँ पे डिसीजन जब लेना होता है ना यूजर को, तब हम इसका यूज करते हैं। या तो आंसर ट्रू हो सकता है या आंसर फॉल्स हो सकता है। एक टाइम पे एक ही कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, या तो ट्रू वाली या फिर फॉल्स वाली। जैसे कि यहाँ पे भी देखो आप, यहाँ पे इनपुट लिया जा रहा है तो यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है, यहाँ पे ये x की वैल्यू है, तो यहाँ पे देखो आपने x की वैल्यू क्या दी है 3, तो 3 0 से बड़ी है, ट्रू है ना ये बात, तो यहाँ पे ट्रू आया आंसर, ठीक है। वैलिड वैल्यू ऑफ x, और रिमार्क क्या आया, वैलिड वैल्यू है x की, कि आपने x की वैल्यू जो दी है वो ग्रेटर देन 0 दी है। अब मान लो आपने x की वैल्यू दी -5, तो क्या -5 ग्रेटर देन 0 है, नहीं है, तो यहाँ पे आया फॉल्स। तो ये क्या है, एक इनवैलिड वैल्यू है x की। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो इन ग्राफिकल प्रोग्रामिंग केस स्ट्रक्चर को। ओके, फिर आता है आपका सीक्वेंस स्ट्रक्चर। सीक्वेंस स्ट्रक्चर क्या होता है? सीक्वेंस स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। तो नेम से ही पता चल रहा है कि आपके पास सपोज बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हैं और आप चाहते हो कि वो किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में ही एग्जीक्यूट हो, तो वहां पे हम सीक्वेंस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। इसमें बहुत सारे फ्रेम्स होते हैं और हर एक में स्टेप दिया होता है, ठीक है, ईच रिप्रेजेंटिंग अ स्टेप इन अ सीक्वेंस, यानी कि इसमें मल्टीपल फ्रेम्स होते हैं और हर एक फ्रेम स्टेप को शो कर रहा होता है इन द सीक्वेंस। अब दो टाइप के होते हैं ये, फ्लैट सीक्वेंस एंड स्टैक्ड सीक्वेंस। फ्लैट सीक्वेंस में क्या होता है कि जितने भी फ्रेम्स हैं ये सब ब्लॉक डायग्राम में अवेलेबल होते हैं, और यहाँ पे अगर हम स्टैक्ड की बात करें तो सिक्वेंशियल ऑर्डर में, जैसे स्टैक डेटा स्ट्रक्चर होता है ना, एक के ऊपर एक इस तरीके से हम रख देते हैं, वैल्यूज को ऐसे स्टोर करते हैं हम स्टैक में, तो उसी तरीके से यहाँ पे स्टैक्ड सीक्वेंस स्ट्रक्चर आता है। ऑल द फ्रेम्स आर स्टोर्ड इन सीक्वेंशियल ऑर्डर बट दे आर स्टैक्ड ऑन टॉप ऑफ ईच अदर लाइक केस स्ट्रक्चर। सो एक दूसरे के टॉप पे इंस्ट्रक्शंस को रखा जाता है, फ्रेम्स को। सो ये सीक्वेंस स्ट्रक्चर होता है, दो इसके टाइप में, फ्लैट एंड स्टैक्ड। फॉर्मूला नोड में क्या होता है कि जैसे हमारा ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, यानी कि जैसे सी हो गया या C++ हो गया, जिसमें आप एक्चुअली कोड लिखते हो, ठीक है, जिसमें आप किसी भी टाइप के आइकन या ड्रैग एंड ड्रॉप वाली चीज यूज नहीं करते, तो वही यहाँ पे फॉर्मूला नोड में भी यूज होता है कि जिसमें आप अपने खुद के सिंटेक्सेस लिख रहे होते हो, ठीक है, जिसमें आप टेक्स्ट लिख रहे होते हो कोई भी काम करने के लिए, वो होता है आपका फॉर्मूला नोड। तो जो भी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है या डेटा एनालिसिस है, सिग्नल प्रोसेसिंग है, तो वहां पे आप इस तरीके के टेक्स्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग को यूज करते हो, उसी को बोलते हैं हम फॉर्मूला नोड्स। यानी कि यहाँ पे आप ग्राफिकली नहीं यूज कर रहे, यहाँ पे आप सिंटेक्स यूज कर रहे हो एक्चुअली। सो ये हुआ स्ट्रक्चर्स के बारे में। नेक्स्ट आता है आपका नीड ऑफ सॉफ्टवेयर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट फॉर इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। यानी कि हमें सॉफ्टवेयर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत क्यों पड़ी, हम क्यों वर्चुअली सॉफ्टवेयर क्यों क्यों बना रहे हैं। पहले तो हार्डवेयर पर काम होता था, अब हम सॉफ्टवेयर पर क्यों बना रहे हैं। तो इतना हमने पढ़ा तो हमें पता चला कि क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं सॉफ्टवेयर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स के। फ्लेक्सिबिलिटी आती है, आप वहां पे प्रोग्राम कर सकते हो, रीप्रोग्राम इजीली कर सकते हैं हम कंप्यूटर पे, ठीक है। लेकिन अगर हम हार्डवेयर पे वही चीज करने जाएंगे तो उसको मॉडिफाई करना बहुत डिफिकल्ट होगा। हम न्यू चीजों को यूज कर सकते हैं, न्यू लाइंस ऑफ कोड ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डिमांड, ठीक है। डेली डिमांड चेंज होती है सॉफ्टवेयर की, डेली हमारी नई नीड्स होती है, तो हम उसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी देता है ये। प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर PLC is ruggedized digital industrial computer control system that is pre-programmed to carry out automatic operation in industrial processes. So programmable logic controller ये पहले से ही प्रोग्राम्ड होता है, जो इंडस्ट्रीज में यूज होता है,
ऑटोमेटिकली ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। तो ये भी एक एडवांटेज है सॉफ्टवेयर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स का। सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन, SCADA। तो यहाँ पे क्या होता है कि SCADA सिस्टम्स कंट्रोल एंड मॉनिटर इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। तो इस सिस्टम को भी हम इंडस्ट्री में यूज करते हैं प्रोसेसेस को कंट्रोल करने के लिए। रियल टाइम डेटा को कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, और सेंसर्स के थ्रू पास किया जाता है और रिकॉर्ड किया जाता है सारे डेटा को। डेटा एनालिसिस में यूज होता है। तो रियल टाइम डेटा आप सॉफ्टवेयर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स में एज एन इनपुट दे सकते हो और ट्रेंड्स फाइंड आउट कर सकते हो कि क्या ट्रेंड्स है, जिससे कि कंपनीज अच्छा डिसीजन ले पाए, ठीक है। और वहां पर प्रोडक्टिविटी भी इंप्रूव हो जाती है। जब हम डेटा को एनालाइज करते हैं तो वहां पे प्रोडक्टिविटी हम इंप्रूव कर सकते हैं बाय एनालाइजिंग द ट्रेंड्स। फाइन। और अगर आप सॉफ्टवेयर पर वर्क करते हो, देखो यहाँ पे लिखा है रिमोट मॉनिटरिंग कंट्रोल। अगर आप सॉफ्टवेयर पर वर्क करते हो तो सीधी सी बात है, आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपके पास सिस्टम होना चाहिए, आप सिस्टम पर काम कर सकते हो। तो रिमोट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल भी यहाँ पे पॉसिबल है। तो सॉफ्टवेयर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो बहुत अच्छे अच्छे बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में। फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव वे, इंटीग्रेशन, डेटा एनालिसिस, रिमोट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, PLC हमने देखा। तो ये सारे एडवांटेजेस है इन इंडस्ट्री। So guys, that is all about this video. We have covered module 3. अगर आपका कोई भी डाउट है so guys let me know in the comment section. So guys शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको भी इसकी जरूरत हो, और guys लाइक करना और डू सब्सक्राइब अगर आप चाहते हो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले। So guys मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।